नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो पिछली हमने क्लास ली थी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट आज करने जा रहे हैं। यह पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका टाइटल हमारा रहेगा जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, एक स्लाइड में सारा कुछ लिखा है। यहाँ सिर्फ टाइटल लिखे हैं, सबकी टाइटल मतलब हेडिंग लिखी है। इनकी सबकी डिटेल 55 आगे स्लाइड आएंगे, उनमें सब में दिया मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता ये क्या होती है। सबसे पहले ये स्टडी करेंगे। इसके बाद में इससे संबंधित शब्दावली, जिसमें 3 नाम आएंगे, जाति आएगा, इकोसिस्टम आएगा और आवास आएगा। उसके बाद में जैव विविधता से संबंधित कौन कौन से डेज हैं, दिवस हैं, और कौन कौन सी इनके महत्व हैं, कैसे इसको नापा जाता है, इसके मापन के प्रकार क्या क्या हैं। यहाँ सिर्फ मैं टाइटल बता रहा हूँ, ये टाइटल की पूरी डिटेल आगे स्टार्ट होने जा रही है। जैव विविधता को हानि पहुँचाने वाले कारक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पे। वनों की कटाई, गैर कानूनी शिकार, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएँ, हानिकारक रसायन, विदेशी प्रजातियाँ, जीन उपचारित बीज, ये सिर्फ इसके हानि पहुंचाने वाले कारक हैं। इसके बाद में इसको मैंने 2 भागों में बांटा गया है। इसके कौन से कारण हैं, इनका क्या रिजल्ट है। कारण की बात करें तो 3 कारण आएंगे: मानव द्वारा होने वाले कारण, प्राकृतिक कारण, अन्य कारण। अगर हम मानव की बात करें तो मानव घर बनाना, फैक्ट्री डालना, डैम बनाना, ईंधन के लिए ईंधन, फर्नीचर, फसल उगाना, खनिजों का खनन, रोड बनाना, ये सारे मानव फैक्टर हैं। अगर हम प्राकृतिक फैक्टर की बात करें तो अकाल, जंगली आग, ये प्राकृतिक फैक्टर हैं। अगर अन्य कारण की हम बात करें तो पशुओं की चराई। तो ये 3 टाइप के कारण होंगे जिनसे जैव विविधता को हानि पहुंचती है। और इसके रिजल्ट क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसके 2 टाइप होंगे यहाँ पे। एक तो नाम होगा मरुस्थलीकरण, मतलब वन खत्म हो गए तो मरुस्थल होना, ये ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद में अगर जैव विविधता के प्रकार की बात करें तो इसमें 3 प्रकार आएंगे। एक तो जेनेटिक फैक्टर होगा, एक जाति वाला होगा, एक इको सिस्टम वाला होगा। उसके बाद में अगर संरक्षण की बात करें तो ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो हानि पहुंचाने वाले कारक होंगे और एक संरक्षण का। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट होंगे इसमें। तो संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं। प्रकार की बात करें तो इसमें 2 प्रकार होंगे: स्वस्थाने, परस्थाने। स्वस्थाने में क्या क्या चीज़ आती हैं, ये नाम: राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, हॉटस्पॉट। इसके बाद में अगर परस्थाने की बात करें तो जीन बैंक, बीज बैंक, चिड़ियाघर, वनस्पतिक व जंतु उद्यान। अगर संस्था की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की संस्थाएँ हैं: IUCN, उसके बाद में WWF और ट्रैफिक। उसके बाद में अगर हम योजना की बात करें तो बाघ योजना सबसे फेमस होगी। उसके बाद में हाथी योजना, लाल पांडा योजना, गेंडा, गंगा नदी डॉल्फिन योजना, ये योजनाओं के नाम हैं। तो यहाँ सिर्फ ये सारांश लिखा है मैंने, यहाँ पे सिर्फ टाइटल डाला है। लेकिन जब भी ये लेसन पढ़ो तो पहले आपको यहाँ सोचना है, मतलब ये इंडेक्स है, इस क्लास की हमारी ये इंडेक्स है, इसके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो बारी बारी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा है: पृथ्वी पर उपस्थित एक विशेष क्षेत्र जहाँ पे टोटल जीव का मतलब पौधे भी होंगे, पशु भी होंगे, सूक्ष्म जीव भी होंगे, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस आएंगे इसमें, की विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी की जटिलता, ये 3 चीज़ें इसमें आएंगी। मतलब क्या क्या इनमें विभिन्नता है, क्या क्या इनमें विषमता है, और पारिस्थितिकी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इकोसिस्टम, इकोलॉजी की जटिलता क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। तीनों में क्या वेरिएशन क्या है, विषमता क्या है, और पारिस्थितिकी में मतलब वातावरण के साथ क्या संबंध है। पृथ्वी पर लगभग 10 मिलियन जातियाँ लगभग क्या है, अलग अलग जीवों की रहती हैं। लेकिन अगर हम जैव विविधता की बात करें तो 1 या 2 मिलियन के बारे में ही जानते हैं। जैव विविधता को समझने के लिए इसमें संबंधित शब्दावली, जिसमें 3 नाम आएंगे हमारे यहाँ पे। एक तो जाति आएगा कि जाति क्या होती है, ये पहले मैंने इंडेक्स में लिखा है। फिर इकोसिस्टम आएगा मतलब पारिस्थितिकी क्या होती है। उसके बाद में उसकी हैबिटेट मतलब आवास,
इन तीनों का पता होगा तभी वेरिएशन का पता होगा इसमें। तो हम तीनों के बारे में पहले पढ़ेंगे कि जाति क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है, आवास क्या होता है और एक जैव विविधता प्रवणता होती है। तो जीवों का समूह ये सब सब्जेक्ट में आता है, चाहे कोई हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जीवों का जो समूह है, चाहे वो पौधे हों चाहे एनिमल हो, उसको हम जाति कहेंगे, जिसमें सामान्य करैक्टर एक समान होंगे। यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि एक जैसे करैक्टर होंगे। जैसे हम होमो सैपियंस की बात करें, मनुष्य की बात करें, जैसे गाय की कोई दो नस्ल है, जैसे मान लिया कि एचएफ है, राठी है, मतलब सामान्य करैक्टर एक जैसे होंगे, वही क्या कहलाएगी, जाति कहलाएगी। ये इसकी जाति की डेफिनेशन है। इसके बाद में अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो सजीव मतलब पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, व निर्जीव मतलब पर्यावरण, मिट्टी, पानी। पर्यावरण के साथ सजीवों का जो कनेक्शन होता है वही क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। बना तंत्र अर्थात जैविक व अजैविक वातावरण के बीच संबंध क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। इसका अलग से लेसन, अलग से पूरा टॉपिक आगे आएगा। इसके एग्जाम्पल वन है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, झील है, नदियाँ, मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके साथ जो तालमेल है वह क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम कहलाता है। अगर आवास की बात करें, घर की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो प्राकृतिक वातावरण जहाँ क्या होता है, पौधे हों चाहे पशु हों की जातियाँ निवास करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है, मतलब उनमें जनन होता है। तो ये आवास की डेफिनेशन है। जैव विविधता प्रवणता क्या कहलाती है, पर्वतों के शिखर से नीचे की ओर जाने पर तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवणता, मतलब चेंजिंग, परिवर्तन। कहाँ, शिखर से नीचे आएंगे तब, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तब। ये दो कंडीशन है। तो ये डेफिनेशन थी। इसके बाद में जैव विविधता के बारे में इसका जो शब्द है जैव विविधता, सबसे पहले रोजेन नामक साइंटिस्ट ने दिया। उसके बाद में अगर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करें तो कहाँ स्थापित है, चेन्नई। इस लेसन में बार बार मैंने पीछे भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ वाला जो लेसन है, जिसके जो पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ, तो इनमें जीके टाइप क्वेश्चन है, चाहे वो करंट जीके की बात हो चाहे नॉर्मल जीके की बात हो। तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी नज़र से। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कौन से देश में मिलती है, आंसर क्या आएगा, ब्राज़ील। इंडिया में यह प्राधिकरण कहाँ स्थापित है, चेन्नई में। भारत भी जैव विविधता की दृष्टि से क्या एक संपन्न देश है, ये मतलब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विभिन्नता मिलती है। अमेजन वर्षा, जहाँ पे क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा, वनों की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक है, मतलब वहाँ पे विविधता सबसे ज़्यादा मिलती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमेजन जो नदी है कहाँ पे, इसी तरह दक्षिण अमेरिका में। लगभग पूरी दुनिया की जो 50% बारिश है वहीं होती है। मोस्टली सर्दियों में बारिश होती है, नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, मार्च तक चलती है ज़्यादा सर्दी में, और गर्मियों में वहाँ बारिश कम होती है, उल्टा है। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे जो वन है, जहाँ अमेजन वर्षा है, साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलती है, भूमध्य रेखा के आसपास। यहाँ प्रत्येक लाइन में आपको जीके का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ रोजेन आंसर है, यहाँ चेन्नई आंसर है, यहाँ ब्राज़ील आंसर है, सब में ध्यान करना आपको। यहाँ पे अमेजन वर्षा वाले में सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। हर एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पे होती है, ध्रुवों पर मिलती है। तो ज़्यादा कहाँ मिलती है, भूमध्य रेखा पर, कम कहाँ मिलती है, ध्रुवों पर मिलती है। ध्रुवीय, उपध्रुवीय, मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैव विविधता अपेक्षाकृत कम है। कहने का मतलब अगर आप हम नॉर्मल भाषा में समझना चाहें, जहाँ पे लगभग एक जैसा मौसम रहता है वहाँ पे विविधता क्या होती है, कम होती है। जहाँ मौसम में क्या होता है, बार बार चेंजिंग, परिवर्तन होता है, वहाँ पे जैव विविधता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये समरी है इस बात की। इसके बाद में अगर बात करें तो जैव विविधता से संबंधित कौन कौन से डेज हैं, कौन कौन से दिवस हैं, तो ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे लगातार डाला है, ठीक से इनको समझना है। जैव विविधता डे कब बनाया जाता है, आंसर क्या आएगा, 22 मई। ये 3 महीने एक साथ लिखे मैंने, 22 मई, 22 अप्रैल और 22 मार्च। तीसरा महीना, चौथा महीना, पाँचवा महीना। 5वें महीने के 22 को तो क्या बनता है, जैव विविधता डे। पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है, उत्तर क्या आएगा, 22 अप्रैल। जल दिवस कब बनाया जाता है, उत्तर क्या आएगा, 22 मार्च। तो जैव विविधता दिवस बनाने का मुख्य टारगेट क्या है, क्यों बनाया जाता है,
लोगों में पर्यावरण तथा जीव जंतुओं के प्रति जागरूकता। अगर ये जागरूकता नहीं होंगी तो उनका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, पर्यावरण को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है। 1992 मतलब 1992 में रियो फर्स्ट सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जानते हैं। रियो डी जनरिया मतलब कहाँ है, ये ब्राज़ील में है। पीछे क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज़्यादा कौन से देश में मिलती है जैव विविधता, ब्राज़ील में मिलती है। तो वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। तो ये पहला सम्मेलन था, मतलब जैव विविधता से संबंधित पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो उत्तर क्या आएगा, ब्राज़ील में। 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2011 से 2020 के बीच की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं, मतलब 10 साल के रूप में मनाया जाता है। 22 मई 2024 को योजना का हिस्सा बने, ये एक थीम के ऊपर काम हुआ था, जैव विविधता के ऊपर थीम बनाई गई थी। तो ये ईच लाइन में मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। इसके बाद में जैव विविधता का महत्व क्या है, मतलब क्या इसका बेनिफिट है। जैव विविधता में बहुत ज़्यादा पौधे और पशुओं के प्रकार शामिल है जो प्राकृतिक आवास में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैव विविधता में सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े पशुओं तक, जैसे अगर हम हाथी की बात करें, प्रकृति में अपना अपना अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैव विविधता हमारे चारों तरफ के वातावरण को बनाए रखती है। अगर ये नहीं होंगे तो कोई क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हम जैव विविधता पर आर्थिक रूप से भी डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमें इनसे क्या है, खाने के लिए, भोजन के लिए, पौधों की बात करें तो सब कुछ उनसे मिलेगा। हम जैव विविधता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, इसलिए मैं तो इसका अनाज की बात करें, फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, कपड़ों की बात करें, लकड़ियों की बात करें, औषधि मेडिसिन की बात करें, तेल की बात करें, जैसे मूंगफली है, सरसों है, सूरजमुखी है आदि, सब कुछ किससे मिलता है, हमें पौधों से मिलता है। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये तो क्या था, ऊपर वाला लाइन तो किससे संबंधित थी, ये किससे संबंधित है, पौधों से। पौधों से क्या मिलता है, ये पशुओं से हमें भोजन के रूप में क्या मिलता है, मांस, अंडे, चमड़ा, मृत पशु की त्वचा से, और दूध जैव विविधता के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो ये सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। तो न तो हमें प्लांट से कुछ मिलेगा, न एनिमल से कुछ मिलेगा। तो इसकी बेनिफिट महत्व है इसका। इसके बाद में कैसे इसको नापते हैं, आंकते हैं, मतलब कैसे डायग्नोसिस करते हैं कि कितनी है इसकी कैपेसिटी, मात्रा कितनी है। तो इसके 3 प्रकार है, अल्फा, बीटा, गामा। ये तो इसके संकेत हैं जो हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अल्फा, बीटा, गामा प्रकार के मापन है। अल्फा किसको कहेंगे, बीटा किसको कहेंगे, गामा किसको कहेंगे, ये आपको यहाँ पे याद करना है। किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में उपस्थित पाई जाने वाली जो विविधता है, कोई फिक्स क्षेत्र होगा, यहाँ पे क्या है, बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, विश्व है। जैसे अगर इसकी हम बात करें, ये मान लिया कोई स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे ये कोई स्टेट की बात होगी, जैसे राजस्थान की मान लिया, ये इंडिया की होगी, ये क्या होगी, वर्ल्ड की होगी। इंडिया लेवल पे अगर कोई बात हो रही है तो उसको कौन सी विविधता बोलेंगे, अल्फा। अगर पूरे कंट्री की बात हो रही, स्टेट की बात हो रही है, जैसे मान लिया राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, कुछ भी है, किसी भी स्टेट का जिक्र है, तब इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अगर कंट्री का जिक्र हो, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे नाम लिए जाते हैं, तो उसका नाम क्या होगा, बीटा। पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर जिक्र होगा तो उसको क्या बोलेंगे, गामा टाइप की जैव विविधता बोलेंगे। तो ये मापने का आकलन है इसका। पीछे मैंने वहाँ पे टेबल में, इंडेक्स में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं इस लेसन की बात करें तो एक तो है हानि पहुँचाने वाले कारक, और एक क्या है, वहाँ पे संरक्षण आगे आएगा। तो वनों की कटाई इसका पहला फैक्टर है। ऐसे 7 फैक्टर आएंगे, यहाँ पे 7 प्रकार आएंगे। तो पहले फैक्टर का यहाँ पूरा जिक्र है। मोस्टली बाकी फैक्टरों से सबसे ये इंपॉर्टेंट है, इसी फैक्टर में लगभग क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये जो स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, हानि पहुंचाने वाले कारक में। वनों की कटाई की बात करें तो जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे मुख्य कारण, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आपसे पूछा जाए कि 7 फैक्टर हैं, 7 कारक हैं, उनमें 7 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे जैव विविधता में गड़बड़ होती है। तो आंसर क्या आएगा, वनों की कटाई। तो ये बड़े क्षेत्र में वन के पेड़ों का सफाया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। वनों की कटाई के कारण मैंने पीछे अभी इंडेक्स में आपको बताया था कि मानव द्वारा, प्राकृतिक द्वारा और अन्य 3 नाम आएंगे। अगर मानव की बात करें तो मानव कैसे कैसे कर रहा है यहाँ पे गड़बड़, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से
जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या उसको घर बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, रोड बनाने पड़ेंगे। अगर हम ईंधन की बात करें, फर्नीचर की बात करें, कागज़ की बात करें तो लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर फसल की बात करें तो हमें कृषि ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सब। खनिजों के खनन के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ेगी, एशक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी फैक्टर कौन से हैं? मानव द्वारा होने वाले कारण हैं। अगर हम नेचुरल प्राकृतिक की बात करें जिस पे हमारा कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, जैसे जंगली आग, भयंकर क्या हो जाएगा, अकाल, कीटों और पीड़कों का संक्रमण, इनकी वजह से भी क्या हो जाता है यहाँ पे इसको वनों को हानि पहुँचती है। अन्य कारण की बात करें तो पशुओं की चराई से जंगली पौधे नष्ट हो जाते हैं, घास के मैदानों का ह्रास हो जाता है। तो ये तीनों फैक्टर किसको गड़बड़ कर रहे हैं? वनों की कटाई के कारण हो रहे हैं। अगर कटाई नहीं होगी तो ये तीनों कारण नहीं होंगे। और आगे जो लाइन लिखी लास्ट में, इस कारण की वजह से क्या परिणाम आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि वनों की कटाई से क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है यहाँ पे? मरुस्थलीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों नाम आगे डिटेल में आएंगे आपके यहाँ पे, जिसको हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। CO2 लेवल बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। वनों की कटाई से क्या हो गया, वहाँ पे रेगिस्तान बन गया, मरुस्थलीकरण हो गया। तो दोनों को यहाँ पे अलग अलग समझाया कि मरुस्थलीकरण क्या होता है। लगातार कटाव की वजह से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। उसकी वजह से क्या हो गया, मरुस्थल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लगातार कटाव से मिट्टी का उपजाऊपन खत्म होना क्या कहलाएगा, मरुस्थलीकरण कहलाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहेंगे, हरित गृह प्रभाव किसे कहेंगे, पृथ्वी के औसत तापमान में लंबे समय तक लगातार बढ़ोतरी होना। थोड़े टाइम के लिए होता है, मौसम चेंजिंग होता है। जैसे अभी इस साल गर्मी बहुत पड़ी है, अगर ऐसा रहेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर क्या हो जाता है, अप हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं ना, जिसके माध्यम से हमें क्या मिलती है, O2 मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। के दौरान पेड़ क्या लेते हैं, क्या कैच करते हैं, CO2 लेते हैं और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो वनों की कटाई के कारण वातावरण में CO2 का लेवल क्या हो गया है, बढ़ गए। क्योंकि पेड़ CO2 लेने के लायक बचेंगे नहीं, पेड़ है ही नहीं, तो CO2 का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या क्या गड़बड़ हो गया, जल चक्र, वर्षा होना, सब कुछ क्या हो गया, बाधित हो गया। इतना ही नहीं, इससे सूखा व वर्षा की नदियाँ पिघलने लगी है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। गर्म हो गए पूरा ब्रह्मांड, ग्लोबल का मतलब पूरा ब्रह्मांड गर्म हो गया। इससे मृदा की जल जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कैच करने की, पानी ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो क्या हो गई, घट गई है। घटने से क्या हो गए, बाढ़ के हालात पैदा हो गए। तो देखो उल्टा हो रहा है। ऊपर वाले में तो क्या हो गया, वनों की कटाई से क्या हो गया, मरुस्थल हो गए। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पानी हो गए। तो कहीं पानी है, कहीं क्या है, रेगिस्तान है, सब कुछ गड़बड़ हो गया दोनों कारणों से। आगे अगर हम बात करें तो वनों की कटने की वजह से और क्या गड़बड़ है, बहुत सी जातियाँ क्या हो गए, घर तबाह हो गए हैं। जैसे हम जियांट पाडा बोम्बो सूट के नाम से जानते हैं, ये सुवेद जाति होगी। सुवेद क्या होती है, आगे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। जीवों को भोजन, आवास, प्रजनन हेतु स्थान नहीं मिल पाने की वजह से जीवों की संख्या में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। जीवों की संख्या में कमी, प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से जीवों में आपसी संघर्ष की संख्या भी क्या होगी, कम हो रही है। इसके अलावा अगर हम ये दवाई की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो बार बार गाँव में फेमस है, डाइक्लोफिनेक नाम से टेबलेट आती है। डाइक्लोफिनेक नामक दर्द निवारक के कारण, इसलिए बार बार गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है कि यह नहीं यूज़ करनी। क्यों यूज़ नहीं करनी है, इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम उपापचय प्रभावित होता है। तो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है ना, पाचन की क्रिया है, जिसमें कैल्शियम अवशोषित करते हैं, वो डिस्टर्ब होगा। जिस कारण क्या है, जैसे अंडे का बाहरी आवरण है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अंडे के बाहरी आवरण में क्या होता है, कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये अलग से किसी ने भी पूछ सकते हैं कि अंडे का बाहरी आवरण किससे मिलकर बना होता है, उत्तर क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जिससे अंडे समय से पूर्व ही फूट जाते हैं और नए गिद्ध पनप नहीं पाते हैं। इसी कारण राजस्थान में गिद्ध क्या हो गए, विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर यह कंडीशन रहेगी तो इसका ये एग्जाम्पल था। सेकंड कारण आया है, देखो यहाँ पे पहला कारण क्या था, वनों की कटाई। सेकंड कारण का नाम क्या लिखा है, गैर कानूनी शिकार। इसकी वजह से क्या हो रहा है, व्यावसायिक उपयोग हेतु
वन्य जीव जंतुओं का गैरकानूनी शिकार करना, अवैध शिकार, जिसको हम पॉन्चिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत पेपरों में पूछा गया अंग्रेजी वाला नाम, POACHING, पॉन्चिंग कहलाता है। मतलब गैरकानूनी शिकार करना क्या कहलाता है? पॉन्चिंग। जिन प्रजातियों का शिकार अधिक किया जाता है वे प्रजातियां जल्दी ही संकटग्रस्त हो जाती हैं। इन जीवों को मात्र हाथी दांत, खाल, सींग आदि के लिए ही मारा जाता है, बाद में इन अंगों की तस्करी की जाती है। इसका प्रमुख उदाहरण क्या है? मॉरिशस में पाए जाने वाले डोडो पक्षी विलुप्त हो गए अब। प्रमुख एग्जाम्पल है इसका, शिकार करने की वजह से मॉरिशस कंट्री में पाए जाने वाले डोडो जो पक्षी हैं, और भारतीय जंगलों की अगर हम बात करें जैसे चित्ता, अब क्या हो गए? विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इंडिया से क्या विलुप्त हो गया है? चित्ता। और मॉरिशस से क्या विलुप्त हो गया है? डोडो पक्षी विलुप्त हो गए, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए अंग्रेजी की बात करें तो विलुप्त होने के कगार पे क्या चीज़ पड़ी है? बाघ जो टाइगर है, हाथी है, लियोपोर्ड है, राइनोसिरस है जिसको गेंडा बोलते हैं, व्हेल है, सील है आदि को खाल, छाल, दांत, पंजे, मांस के लिए शिकार किया जाता है। इसलिए इनकी संख्या दिन रात क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये शिकार की बात थी। अगला कारण है प्रदूषण। 2 फैक्टर आए अभी तक, एक तो क्या है? वनों की कटाई है, दूसरा क्या है? शिकार है। प्रदूषण की बात करें तो मृदा का प्रदूषण हो, चाहे जल का हो, चाहे हवा का हो, प्रदूषण के कारण जीव जंतुओं व पौधों की विभिन्न जातियाँ क्या हो रही? इफेक्टिव हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। कैसे हो रही? कीटनाशी व हानिकारक रसायनों का झीलों व तालाबों में विलय होने से मछलियाँ व अन्य जलीय जीव मर रहे। इसके अलावा तेल रिसाव की वजह से पशु जीव जंतु क्या हो रहे? मर रहे। मतलब प्रदूषण चाहे वो जल का हो, चाहे मृदा का हो, चाहे हवा हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे पशुओं की संख्या दिन रात कम होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, चौथा कारक है भूकंप, बाढ़, अकाल, चक्रवात, सुनामी, तूफान। एक जैसे मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। भूकंप, बाढ़, अकाल, चक्रवात, सुनामी, तूफान जैसे आपदाओं की वजह से बहुत से क्षेत्रों में पौधे और पशुओं की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। इसके अलावा 5वें फैक्टर अगला है हानिकारक रसायन। हानिकारक रसायनों की वजह से, मतलब कीटनाशकों, दवाइयों के यूज से क्या हो रही है? अनेक प्रजातियां संकटग्रस्त हो रही हैं। सारे ये कारण हैं जो क्या हो रहे हैं? पशुओं की संख्या दिन रात कम होती जा रही है इनकी वजह से। छठा कारण है विदेशी प्रजातियां, एक्जोटिक बोलते हैं अंग्रेजी में। ऐसे पौधे हो चाहे पशु हों की उत्पत्ति जो मूल देश निवासी वाले क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, मतलब हमारे यहाँ की नहीं है, देसी नहीं है, वो जो कहीं बाहर से आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? विदेशी कहते हैं। जलकुंभी एक ये प्लांट है, सजावटी पौधा है जो भारत में लाई गई एक विदेशी जाति है जो आज स्थानीय प्रजातियों के लिए क्या खतरा बन गई है। एक लेटेना नाम का प्लांट है, वो भी क्या एक विदेशी जाति है। इनकी वजह से क्या हो रही है? जो देसी प्रजातियां थी वो विलुप्त होती जा रही हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें जीन उपचारित बीज, ये 7वां लास्ट कारक है जिसकी वजह से क्या हो रही है? बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। जीन उपचारित फसल भी जैव विविधता को नष्ट करने का एक बड़ा कारक है। जैसे बीटी कपास के बारे में सुना है ना सबने। बीटी कपास फसलों से कीटों के अनेक प्रजातियां प्रभावित होती हैं। कीटरोधी फसलें तैयार तो होती हैं लेकिन इनका क्या रेजिस्टेंस बोलते हैं वो आ जाता है। बीटी कपास के कारण बालवर्म जैसे कीट सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो ये 7 कारक थे जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। अब हम प्रकार की चर्चा करेंगे। ये बारी बारी से स्टेप चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के से होने वाले जो नुकसान थे, हानि पहुंचाने वाले कारक थे, उनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में मापन किया। अब प्रकार कर रहे हैं। प्रकार की बात करें तो आनुवांशिक है पहला कारक है। पहला प्रकार आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता। जैसे हम धान की 2 किस्मों की बात करें, उनके बीच में पाई जाने वाली विविधता आनुवांशिक कहलाएगी। प्रजाति मतलब जाति की बात करें, भिन्न भिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचर जंतुओं और पूर्वी घाट के उभयचर जंतुओं के बीच में पाई जाने वाली विविधता। तो ये प्रकार है। नाम थोड़े ठीक से आपको याद रखने हैं। आनुवांशिकी है और प्रजाति है और तीसरा पारिस्थितिकी। ये 3 प्रकार है। जीव जंतु ये डेफिनेशन दूसरी बार आ रही है यहाँ पे। जिन भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं उस क्षेत्र में रहने हेतु उन जीव जंतुओं में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जो उन्हें अन्य क्षेत्रों से क्या करते हैं? अलग करते हैं।
उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। इकोसिस्टम का मतलब क्या था, पारिस्थितिकी का मतलब क्या था, जो जीव हैं वो वातावरण के साथ कैसा अपना तालमेल रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों, ये इकोलॉजी है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है, उसकी स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। घास के मैदान में पाए जाने वाले जीव जंतु मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में से भिन्न होते हैं, इसी को हम यहाँ पे विविधता बोलेंगे। अब हमारा मुख्य टॉपिक आगे स्टार्ट हो रहा है। अभी जो पीछे था हानि पहुँचाने वाले कारक, उसके बाद में मैं बात करूँ तो संरक्षण। संरक्षण के दो प्रकार हैं। यह टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा होने वाला है। तो संरक्षण के दो प्रकार हैं, एक तो है स्वस्थानीय और एक है परस्थानीय। इंग्लिश में इन सिटू और एक्स सिटू बोलते हैं, कंजर्वेशन। सब का मतलब यहाँ पे क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ को उन्हीं के आवास स्थलों में संरक्षण प्रदान करना। उन्हीं के आवास स्थलों में मतलब बाहर नहीं ले जाएंगे। संकटग्रस्त जातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पे नज़दीक बढ़ती जा रही हैं, उनका क्या करना है, आपको कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है। तो क्या उन्हीं के आवास पे, बाहर नहीं लेके जाना है उसको, उन्हीं के आवास पर। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, उन्हीं के आवास पर अगर आप उसको संरक्षण प्रदान करते हो तो किस प्रकार का संरक्षण हो जाएगा, वो स्वस्थानीय संरक्षण हो जाएगा, इन सिटू हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये प्रश्न बहुत पेपरों में आया हुआ है कि इन सिटू मतलब स्वस्थानीय संरक्षण किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, हॉटस्पॉट, मेगा या बड़ा जैव विविधता। ये इनमें से कोई 3-4 नाम आ सकते हैं। तो जो सब कौन सा संरक्षण करते हैं, वो सब स्थानीय प्रकार का संरक्षण करते हैं। तो बारी बारी से इनमें जो नाम आए हैं, इनकी बारी बारी से हम डिटेल करेंगे। सबसे पहला कौन सा नाम आया है, राष्ट्रीय उद्यान आया है। तो राष्ट्रीय उद्यान स्टार्ट कर रहे हैं आगे। इंडिया की अगर बात करें, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 100 से अधिक अब 106 पे पहुंच गई है। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, किसके कंट्रोल में चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। 105 तो क्या है, कंप्लीट है। 106 जो नंबर है वो मैं आगे बताऊंगा यहाँ पे। अगर सीधी आपको संख्या पूछे, आज के टाइम की संख्या पूछे तो 106 बतानी है। लेकिन जो रजिस्टर्ड की बात करें ना, कितने रजिस्टर्ड, तब 105 उत्तर आएगा, वो आगे चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार के अधीन में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। अतः यहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान है, किसके अंडर में काम करती है संस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। अभ्यारण्य की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा, डिफरेंस हो गया ना, पहला अंतर, वो किसके अंडर में होता है, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार, अभ्यारण्य किसके अंडर में होता है, राज्य सरकार द्वारा घोषित होता है। अतः इस पे सारे जो कंट्रोल होते हैं कौन करती है, राज्य सरकार करती है। तो ये याद रखना है। इसके बाद में वृहद जैव विविधता की बात करें, क्षेत्र बहुत ज़्यादा पौधे मतलब बड़ा वह जंतुओं की प्रजातियाँ मिलती हैं इसमें। वर्तमान में अगर हम बात करें, विश्व की बात करें तो कितने मेगा जैव विविधता वाले देश हैं, तो उत्तर क्या आएगा, 17। तो ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। मेगा बायोडाइवर्सिटी में कितने कंट्री हैं, 17 है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, कोंगो जिसको जीरे, इक्वाडोर, इंडिया भी है, इंडोनेशिया, मंडागास्वर, मलेशिया, मैक्सिको, गुनिया, पेरू, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, यूएसए है और वेनेजुएला है। तो ये 17 कंट्री हैं जो क्या दर्शाती हैं, मेगा जैव विविधता दर्शाती हैं। तो अभी पीछे नाम कौन कौन से आ गए अभी तक, राष्ट्रीय उद्यान आ गया, अभ्यारण्य आ गया यहाँ पे, और जैव विविधता वाली कंट्री आ गए हैं। अगला नाम है हॉटस्पॉट। ये सारे किस में चल रहे हैं, स्वस्थानीय में चल रहे हैं। स्वस्थानीय का मतलब क्या था, उसी के आवास में पशु को रखकर संरक्षित करना। हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी, नॉर्मन मेयर्स नामक वैज्ञानिक ने दी। यह एक भी संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है, संवेदनशील क्षेत्र, हॉटस्पॉट नाम से पता लग रहा है। हिंदी में इसको तप्त स्थल कहते हैं। वर्तमान में विश्व में 36 हॉटस्पॉट है। तो मेगा जैव विविधता तो कितने देशों में थी, 17 में, और वर्तमान में अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो कितनी है, 36 है। ये जीके का अलग क्वेश्चन। भारत की बात करें तो कितने हैं, 4, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो
म्यावर और सुंडालैंड हॉटस्पॉट घोषित किए गए। इंडिया की बात करें, जो सुंडालैंड की बात करें, विविधता की बात करें, सबसे कम, और पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो सबसे अधिक। ये दो अलग से क्वेश्चन हो गए। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें हॉटस्पॉट कितने, वर्ल्ड की बात करें तो 36, इंडिया की बात करें तो कितने, 4। उन 4 में से सबसे कम तो किस में है, सुंडालैंड में क्या है, जैव विविधता कम है, और ज़्यादा किस में है, पश्चिमी घाट में, जो संपूर्ण देश की जैव विविधता की लगभग 50 से 60% है। अकेला किस में, पश्चिमी घाट में अकेले में जैव विविधता 50% से 60% तक है। इसके बाद में अगला जैव आरक्षित क्षेत्र, जो स्वस्थानिकाई प्रकार, ये सारे स्वस्थानिक के प्रकार चल रहे हैं। देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र, तो आंसर क्या आएगा, 18 जैव आरक्षित क्षेत्र। मेगा वाली की बात करें तो 17 कंट्री थी, और अगर हम यहाँ की बात करें कि कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, 18 जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। 18 में से 12 जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल है, मतलब 6 शामिल नहीं है अभी तक की बात करें तो। अगर जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और ट्रांजिट क्षेत्र है। तो तीनों के बारे में मैंने अलग अलग डिफरेंस लिखा है, ठीक से इनको याद करना है। कि जैव आरक्षित क्षेत्र के प्रकारों के बारे में पूछे तो सबसे पहले वाले में लिखा है सबसे भीतरी भाग, कौन सा, कोर। कोर क्षेत्र के चारों तरफ का क्षेत्र क्या है, बफर, और ये क्या है, सबसे बाहरी भाग। तीनों के बारे में अंतर है ये। कोर वाला कौन सा है, सबसे भीतरी वाला भाग किसका, जैव आरक्षित क्षेत्र का भीतरी भाग। और कोर के चारों तरफ का, पहले के चारों तरफ का भाग कौन सा है, बफर है। और जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाहरी भाग की बात करें तो उत्तर क्या आएगा, ट्रांजिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं है मनुष्यों की, जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों को प्राकृतिक आवास तथा सुरक्षा प्रदान होती है। मतलब कोई भी आना जाना इसमें नहीं है, जिसकी वजह से सुरक्षा अच्छी रहती है। इस क्षेत्र में अनुमति लेकर मानवीय गतिविधियों को किया जा सकता है, जैसे अनुसंधान कार्य करना, शिक्षा संबंधी, मतलब यहाँ पे एंट्री होती है। इसके अंतर्गत पशु चराई, सूखी लकड़ियों की कटाई जैसी गतिविधियाँ होती हैं, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम होता है, इसमें भी काम होता है, लेकिन पहले वाले में कोई काम नहीं होता। तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र है। स्वस्थानिक का प्रकार अगला, तो भारत में प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र जो हम पीछे बात कर रहे थे कि 12 तो घोषित हो गए हैं, लेकिन 7 नहीं घोषित, 6 घोषित नहीं, टोटल 18 है। तो 12 की बात करें तो उत्तराखंड में नंदा देवी, सुंदरवन का है, पश्चिमी बंगाल में है, मध्य प्रदेश में 2 हैं। यहाँ पे ये देखो, ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे संख्या तो 10 आ रही है ना, 10 में 12 हो जाएगी। एक तो पन्ना, ये देखो यहाँ डबल है, और एक डबल किस में है, यहाँ पे मनार की खाड़ी, कोमा यहाँ पे अगस्त्य मलाई 2 नाम है, तीसरे में 2 नाम है, 7वें में 2 नाम है। तो नंदा देवी कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में, पंचमढ़ी, पन्ना, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, कंचनजुंगा सिक्किम में, नौकरेन मेघालय में, नीलगिरी किस कहाँ है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है, और तमिलनाडु में भी है। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। अंडमान निकोबार में कौन सा, ग्रेट निकोबार है। तमिलनाडु में 2 हैं, मनार की खाड़ी और अगस्त्य मलाई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक नाम है, अंचन कुमर अमरकंटक, पूरा एक नाम है ये। तो 3rd वाले में 2 हैं और 7th वाले में 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12। भारत में प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हो गए, यहाँ पे 12। अन्य देशों के जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये 6 अलग है, मानस, दिहाग, दिवांग, डिब्रू, साइकबोब, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, और शेष ऐचल्य है। ये 6 और हैं, तो टोटल 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो जाते हैं। आगे अगर बात करें प्रस्थाने की, अभी तक जो सारा कुछ आया है वो किस में आया था, स्वस्थाने में आया था। अभी जो है ये कौन सा है, परस्थाने। यदि संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने दिया जाए तो उसे उनके विलुप्त होने का संकट बना रहता है, इसलिए इन प्रजातियों को, जीवों को अन्य स्थानों पर संरक्षण। तो वहाँ पे क्या था, उसी के आवास में, यहाँ पे क्या है, अन्य स्थानों पर संरक्षण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, परस्थाने कहलाएगा। तो अन्य स्थानों के लिए क्या करना है, जीन बैंक, बीज बैंक, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, ये इसके एग्जाम्पल, जैसे उसके एग्जाम्पल थे।
भारत में राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये जीके का क्वेश्चन है। कहाँ है? दिल्ली में। कब स्थापित हुआ? 1996 में। इसमें होता क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों के जीनों का संग्रहण जीन बैंक में किया जाता है। मतलब उनका जो प्लाज्म होता है, बायोप्लाज्म होता है, उसको कंजर्वेशन किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है आगे की पीढ़ी के लिए। तो ये बचाने का तरीका है। जैसे अगर हम गायनेकोलॉजी की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो जैसे AI स्टार तैयार होती है ना कृत्रिम गर्भाधान के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, जीन बैंक बने हुए हैं, तो आगे भविष्य को सेफ रखने के लिए। अब कौन कौन सी संस्थाएं इसके ऊपर काम करती हैं, ये अगला टॉपिक है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समरी में बता सकता हूँ, दोबारा देख सकते हो स्लाइड में। अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? ये पहली स्लाइड थी हमारी, जिसमें हमने जैव विविधता के बारे में, उसके दिवस के बारे में, हानि पहुँचाने वाले कारक है ये पढ़ा। उसके बाद में जैव विविधता के प्रकार, आनुवंशिक प्रजाति है, और जैव विविधता की संरक्षण के में प्रकार पढ़े, संस्थानें और प्रस्थानें। कहाँ पहुँच गए? संस्था के पास पहुँच गए हैं। संस्था के पास पहुँच गए हम। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम करती है? IUCN, पहले इसको WCU के नाम से जानते थे। दूसरी संस्था WWF है। एक यहाँ पे हमारी वो कुश्ती वाले भी है WWF, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना है। एक ये ट्रैफिक नाम है, ट्रैफिक WWF, IUCN। इसको पहले WCU के नाम से जानते थे। तीनों की मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है पहले, तो आराम से इसको याद करना है। उसके बाद में बारी बारी से हम आगे चलेंगे। WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये पहले इसका नाम होता था किसका? IUCN का। आजकल WCU को किस नाम से जानते हैं? IUCN के नाम से। इसका IU का नाम क्या है? इंटरनेशनल। U से क्या है? यूनियन है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद में अगर बात करें WWF की, वर्ल्ड वाइड फंड, यहाँ नाम कंप्लीट नहीं होता, आगे क्या है? फॉर नेचर, मतलब प्रकृति। ट्रैफिक का पूरा नाम, T से क्या है? ट्रेड है, R से क्या है? रिकॉर्ड्स है, A से क्या है? एनालिसिस है, F से फ्लोरा, फ्यूना, इन कॉमर्स, वाणिज्य। यहाँ पे क्या होगा? पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे इसमें। उनके ऊपर क्या करना, हमें एनालिसिस करना है उनके ऊपर। तो ये 1 2 3 4 आपको नाम याद करने हैं। IUCN का पहले क्या नाम होता था? WCU होता था, WWF और ट्रैफिक है। बारी बारी से इनकी तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये प्राकृतिक नाम दोनों में कॉमन यूज़ करना है यहाँ पे, एक बार भी बोल सकते हो, या शॉर्ट में मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। I से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, प्रकृति मतलब नेचर है, संरक्षण मतलब क्या है? कंजर्वेशन है, यूनियन मतलब क्या है? संघ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ क्या है? IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। स्थापना कब हुई? अभी ये जीके टाइप बहुत इसमें क्वेश्चन बनेंगे। कब हुई स्थापना? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मेन हेड ऑफिस मतलब कहाँ है? ग्लैंड। और ग्लैंड कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड में। सबसे पुराना संगठन किसको मानते हैं? जैसे तीनों चारों नाम आ गए, IUCN आ गया, WWF आ गया, ट्रैफिक आ गया, तब आंसर क्या आएगा? IUCN सबसे पुराना संगठन है ये। जैव विविधता के संरक्षण हेतु कार्य करने वाला सबसे बड़ा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघ। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। सबसे पुराना पूछे तो भी आंसर क्या आएगा? IUCN, और सबसे बड़ा पूछे तब भी आंसर क्या आएगा? IUCN। इसे पहले WBC के नाम, WCU के नाम से जाना जाता था। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। इस संस्थान द्वारा रेड डाटा बुक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं उनको इसमें लिखा जाता है रेड डाटा बुक। तो ये पूछा जाता है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। बहुत क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ दोबारा चेक कर लो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या? कब स्थापना? 1948 में। कहाँ? स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में। सबसे पुराना, सबसे बड़ा। इसके बाद में पहले इसका नाम क्या आता था? उत्तर क्या आएगा? WCU। कौन सी बुक है इसके अंडर में? रेड डाटा बुक है, जिसमें क्या संकटग्रस्त जातियाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक में कौन सी जातियाँ सुभेद है कि विलुप्त वाली है कि संकटग्रस्त जातियाँ हैं? कौन सा आंसर आएगा? संकटग्रस्त जातियों को दर्शाया जाता है।
यह एक सदस्य संघ है जिसमें सरकार और नागरिक दोनों ही भाग लेते हैं। जैसे हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे पीछे, राष्ट्रीय उद्यान किसके अंडर में था? केंद्र सरकार के अंडर में था। अभ्यारण्य किसके अंडर में है? राज्य सरकार के अंडर में। अगर इसकी बात करें IUCN, इसमें क्या है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है और नागरिक भी काम कर रहे हैं, जैसे NGO जिसको बोलते हैं। रेड डाटा बुक कब बनी? 1964 में बनी, पहली बार 1991 में प्रकाशित हुई। ऐसी बुक जिसमें संकटग्रस्त जातियाँ दोबारा से लिख दिया है। यहाँ पे पशु भी होंगे, पौधे भी होंगे, अन्य रिकॉर्ड को रखा जाते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। आधे से अधिक, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने खत्म होंगे? आधे से अधिक। 1/3 क्या हो गए? जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल प्रदूषित हो गए। 40% में मैंग्रोव क्षेत्र विलुप्त हो चुके हैं। ये सब ये आंकड़े हैं यहाँ पे। आधे से अधिक प्राकृतिक जो वन है खत्म हो गए हैं। 1/3 भूमि है वो क्या हो गई? जलमग्न होकर खत्म हो गई है। 70% धरातलीय जल प्रदूषित हो गए। 40% में क्या, मैंग्रोव जो थे वहाँ पे समुद्र के किनारे पे जो थे वन, वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। अनुमानित भारत में 10% वन्य वनस्पतियाँ जात व 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। आगे की अगर बात करें, इतना तो खत्म हो ही चुका है और अब और होने के कगार पे है। कितना? 10% तो वनस्पति और 20% क्या यहाँ पे जंतु हैं, जिनमें से चित्ता, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली उल्लू है जो चित्तीदार होता है, महुआ की जंगली किस्म व घास की प्रजातियां भी शामिल हैं। ये एग्जाम्पल है इसके। आगे अगर हम बात करें, देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित इतने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में है ये वन की अगर बात करें तो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 807276 वर्ग किलोमीटर में। यह देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? लगभग 24.56% है, जिसके अंदर में सघन वन इतने आते हैं, खुला वन इतना आता है, मैंग्रोव इतना आता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो गई? इतना ही हो जाएगा। ये 12.5 के आसपास है, ये 9.5 के आसपास है, वो 0.15 है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच लगभग इतने वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया। कितनी बड़ी बात है, देखो 30 साल के अंदर अंदर 26,200 वर्ग किलोमीटर में जो वन क्षेत्र था किस में कन्वर्ट हो गया? एग्रीकल्चर में हो गया। संवर्धन वृक्षारोपण मतलब वृक्षारोपण करना, अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से सागवान के एकलोपन से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। जो नेचुरल थे ना, ये क्या हो गया है? यहाँ पे क्रॉस ब्रीड जिसको हम बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड के लगाने से क्या हो गया? सागवान के लगाने से क्या हो गया? वहाँ के जो देसी जो प्लांट थे ना, वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। हिमालय की अगर बात करें, जो चीड़ पाइन के रोपण के कारण हिमालय का जो ओक था, रोडोडेंड्रॉन था, वनों को क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये तो वहाँ के लोकल थे, ये ख़त्म हो गए। किसकी वजह से? चीड़ पाइन की वजह से। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पे क्या लगा दिया? सागवान लगा दिया। इसकी वजह से जो वहाँ के प्राकृतिक वन थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। आपसे पूछ सकते हैं कि हिमालय में कौन सा यहाँ पे प्लांट लगाया? चीड़ पाइन। और साउथ जो अगर भारत की बात करें तो कौन सा लगाया है? सागवान लगाया है। हिमालय यव संकट में अभी अगर ये बात करें तो ये एनिमल है कोई, चीड़ के प्रकार का यहाँ पे सदाबहार वृक्ष औषधि पौधा है। ये हिमालय वह कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। क्या काम आता है? कहाँ से निकलता है? प्लांट की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से निकलता है, जिससे कैंसर औषधि विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से हजारों पेड़ क्या हो गए? सूख गए हैं। तो प्लांट बहुत बढ़िया है, लेकिन लगातार उसके यूज होने से उसमें कौन सा रसायन निकलता है? टैक्सोल नाम रसायन निकलता है, जिससे कौन सी औषधि बनती है? कैंसर के काम आने वाली औषधि बनती है। लगातार इसका बहुत ज़्यादा यूज होने की वजह से क्या हो गया? वो प्लांट की क्या हो गई? कमी हो गई है। बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों का नुकसान हुआ है। जैसे हम बात करें 1952 में कौन सी योजना थी? नदी घाटी परियोजना से 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का क्या हुआ? साफ करना पड़ा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 लाख हो गया नहीं हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना
तो ये 2 योजनाओं के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। नर्मदा सागर लिख रखा है यहाँ पे, एक क्या ये नदी घाटी परियोजना। इनकी वजह से क्या हो गया, वन क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन की वजह से क्या हो गया, गंभीर खतरे में है। जो टाइगर है वहाँ का वो गड़बड़ है उसमें। IUCN के अनुसार पौधे और प्राणियों की प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 9 श्रेणियाँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो नीचे दी गई हैं। तो ये जो अभी जो स्लाइड आ रही है, 2-3 स्लाइड आएंगी, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, तो ध्यान रखना है कौन कौन सी जाति हैं। IUCN ने डाटा जारी किया कि 9 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में बांटा, 9। ये भी आंसर आपको याद होना चाहिए। सामान्य जातियाँ कौन सी होती हैं, इनमें कोई खतरा नहीं है, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी गई है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स। संकटग्रस्त जातियों के विलुप्त के बिल्कुल विपरीत है। ये देखो यहाँ पे सामान्य जातियाँ क्या है, जो खत्म होने वाली अभी तक नहीं है। सामान्य जाति की अभी तक खत्म होने के चांस नहीं है, लेकिन ये किसके रिवर्स है, किसके विपरीत है, किसके विपरीत है। संकटग्रस्त जातियाँ तो क्या खत्म होने के कगार पे, लेकिन सामान्य जातियाँ खत्म होने के कगार पे नहीं है। तो नीचे इसी के जस्ट मैंने संकटग्रस्त जाति लिखी है। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहेंगे तो इनकी जातियों के जीवित रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। संकटग्रस्त जातियाँ होगी। उदाहरण की बात करें तो एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियाई शेर, डॉल्फिन जो गंगा में मिलती है, ये सब कौन सी स्टेज में पहुंच गए, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में पहुंच गए। ये बिल्कुल सामान्य से विपरीत है। सामान्य को कोई खतरा नहीं है, इनको खतरा है। असुरक्षित जातियाँ कौन सी है, जिसको हम शुभेद के नाम से जानते हैं, वल्नरेबल अंग्रेजी में बोलते हैं। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या विपरीत प्रभाव पड़ने वाली परिस्थितियाँ अगर नहीं बदली तो इनकी संख्या घटती रहती है, और ये किस में चेंज हो सकती हैं, संकटग्रस्त में चेंज हो जाएंगी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो पर्याप्त संख्या संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो भी वो संकटग्रस्त हो सकती हैं। मतलब असुरक्षित है, इनके संकटग्रस्त होने के चांसेस हैं। उदाहरण की बात करें तो हिप्पोपोटामस है, पोलर बियर इसके एग्जाम्पल है, शुभेद जाति के। खतरे में पड़ी प्रजातियाँ, थ्रेटन्ड बोलते हैं इसको, शुभेद प्लस संकटग्रस्त। शुभेद मतलब अभी तक संकटग्रस्त नहीं हुई हैं, भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं अगर उनकी सेफ्टी नहीं की गई। और वो संकटग्रस्त हो चुकी हैं, अगर ये इनकी गौर नहीं करेंगे, इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये किस में, लुप्त वाले में चली जाएंगी। अगला नाम यही है, लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर एब्सेंट पाई जाती है, मतलब मिलती नहीं है। उनको कौन सी बोलेंगे, लुप्त जातियाँ। उदाहरण की बात करें तो एशियाई चित्ता 1952 में ही हमारे क्या हो गया, लुप्त हो गया। सबसे तेज़ रफ्तार होती है इसके 112 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये स्तनधारी प्राणी है। डायनासोर भी क्या हो गया, लुप्त हो गए। डोडा पक्षी पीछे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये भी लुप्त हो गए। नीचे जो मैंने एक समीकरण लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहले देखो समान है, उसके बाद में लिखा है शुभेद, उसके बाद में लिखा है संकटग्रस्त, उसके बाद में लिखा है लुप्त। ये बढ़ता क्रम है। सामान्य जाति को कोई खतरा नहीं है, और शुभेद है वो असुरक्षित हैं, खतरा बन रहा है धीरे धीरे। संकटग्रस्त क्या हो रही हैं, आगे भविष्य में वो लुप्त में चेंज हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल आपको समीकरण याद रखनी है। अगर हम कुछ वातावरण में कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा, तो सामान्य जाति किस में चेंज हो जाएगी, शुभेद में हो जाएगी। शुभेद किस में बदल जाएगी, संकटग्रस्त में बदल जाएगी। संकटग्रस्त किस में बदल जाएगी, लुप्त जाति में बदल जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में हम बात करें स्थानीय प्रजाति, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। एग्जाम्पल की बात करें तो गंगा नदी का जो डॉल्फिन है, एशियाई शेर है, मतलब लोकल है। डॉल्फिन कहाँ मिलेगा, गंगा नदी में। एशियाई शेर कहाँ मिलेगा, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर कहाँ मिल रहा है, दक्षिण पश्चिमी भारत में। नीलगिरी ताड़ कहाँ मिल रहा है, नीलगिरी पहाड़ी और तमिलनाडु व केरला के पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में। वृद्ध पांडा मतलब जियार्ड पांडा कहाँ मिल रहा है, दक्षिण पश्चिमी चाइना के पहाड़ों में। निकोबारी मतलब कबूतर
कहाँ मिल रहा है? अंडमानी जंगली सूअर व टील में, अरुणाचल प्रदेश की मिथुन। ये सब लोकल वहाँ के क्या है, लोकल नाम है, लोकल जातियाँ हैं जो मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय जातियाँ बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नोट डाल के लिखा है, अंडमान व निकोबार में 220 प्रजातियाँ पौधों की भी मिलती हैं। भारत में 17 वृहद जैव विविध वाले देशों में है। ये पीछे भी आया था, याद हो तो। इंडिया कितने नंबर पे है? 6ठे स्थान पे है उसमें। इंडिया में विश्व के 50% से ज़्यादा जंगली चित्ते, 65% से ज़्यादा एशियाई हाथी, 85% से ज़्यादा एक सींग वाले राइनोसिरस और 100% एशिया शेर मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर भारत की बात करें तो जंगली जो चित्ते हैं भारत में, अकेले भारत में 50% से ज़्यादा हैं, और एशियाई हाथी भारत में 65%, और जो चियांट राइनोसिरस है वो कितना है? 85% है, और एशियाई शेर सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं अभी? इंडिया में 100%। इसके बाद में ये था IUCN कंप्लीट होता है, IUCN। उसके बाद में दूसरा संस्था हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है WWF, विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना 1961 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? सेम है। आपको पीछे याद हो तो IUCN का और इसका दोनों का क्या है? सेम है। ये भी स्विट्जरलैंड में, वो भी स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1961 में। WWF का प्रतीक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, लाल पांडा। इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह, मतलब इसका सिंबल है, जिसको विशालकाय पांडा के नाम से जाते हैं। चीची पांडा भी इसको कहते हैं, चीची पांडा। इसकी सहायता से भारत में लाल पांडा परियोजना चलाई जा रही है। किसकी सहायता से? WWF की सहायता से। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है जैव विविधता संरक्षण योजना हेतु फंड उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसा नाम है वैसा आंसर है कि संरक्षण के लिए फंड प्रोवाइड करने वाला कौन सी संस्था है? IUCN है, ट्रैफिक है, WWF? तो आंसर क्या आएगा? WWF आएगा। WWF का मकसद दुनिया के वन्य जीव रक्षण करना और पर्यावरण पर इंसानों के असर को कम करना, ये इसका टारगेट है, इसका उद्देश्य है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, मतलब NGO, याद रखना है इसको। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तो है लेकिन क्या है? गवर्नमेंट वाला नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। पहले इसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड था। कनाडा और अमेरिका में अभी भी यही नाम है, ये लिखा आगे। फॉर नेचर और नाम जोड़ दिया ना, WWF के आगे फॉर नेचर नाम और जोड़ दिया है। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1969 में हुई थी, ये याद रखना है। इसी से संबंधित एक पॉइंट है, अर्थ आवर्स डे, अर्थ आवर्स डे ESD का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? मार्च में। कब किया जाता है? अंतिम शनिवार को। और 1 घंटे के लिए क्या करते हैं? रात के 8:30 से 9:30 बजे तक जो अनावश्यक बत्तियाँ हैं, मतलब सब बत्तियाँ नहीं, जो अनावश्यक हैं, जो यूज़ में के बिना भी काम चल सकता है, उनको बुझाकर ये डे बनाया जाता है। इस अभियान का टारगेट क्या है? क्यों बनाया जाता है? व्यक्तियों, समुदायों, औद्योगिक कंपनियों को अपने जीवनदायी ग्रह मतलब पृथ्वी के संरक्षण हेतु प्रेरित करना है। इसका आयोजन कौन करती है? WWF करती है। तो आपको याद हो, रेड डाटा बुक पूछे तो आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। और ESD ये डे कौन बनाता है? कौन बनाता है? WWF। तो इस तरीके से दोनों को याद करना है। इसके बाद में ये 2 नाम जो ट्रैफिक वाले में काम आएंगे, वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा और ये फ्यूना। N आएगा वहाँ पे, एनिमल आएगा यहाँ पे, याद रखना है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे मतलब वनस्पतियाँ क्या कहलाएंगी? फ्लोरा। लैटिन भाषा में फ्लोस कोई वर्ड है उससे बना है, जिसका अर्थ क्या है? फ्लावर है, फूल है। फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन की बात करें तो रोमन धर्म की जो देवी थी, फ्लोरा नाम से देवी थी। फ्लोरा वनों, पेड़ पौधों और फूलों की देवी मानते थे फ्लोरा को। वनों की देवी, पेड़ पौधों की देवी और फूलों की देवी, उसके बेस पे इसका नाम क्या रखा गया है? फ्लोरा। फ्यूना की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु, याद रखना आपको। फ्यूना मीन्स जंतु है, फ्लोरा मीन्स क्या है? यहाँ पे पेड़ पौधे हैं।
तीसरी संस्था स्टार्ट करें ट्रैफिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यह गैर सरकारी संगठन सेम है, ऐसे WWF था ऐसे ही है। जो वन्य जीव व्यापार पर निगरानी, ये नाम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। व्यापार कॉमर्शियल, आपको नाम याद हो तो इसका सी का नाम क्या है, कॉमर्स है। वाणिज्य मतलब व्यापार, व्यापार से संबंधित जैसा नाम है वैसा आंसर है। सी का मतलब यहाँ पे कॉमर्स है, कॉमर्स का मतलब व्यापार है। निगरानी रखता है यह संगठन जैव विविधता संरक्षण व सतत विकास के लिए काम करता है, अर्थात वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार विश्लेषण, एनालिसिस। एक से मतलब क्या है, एनालिसिस है। एनालिसिस की हिंदी होती है विश्लेषण। व्यापार मतलब क्या है, कॉमर्स है। ट्रैफिक आगे लिखा है मैंने WWF प्लस IUCN, अर्थात ट्रैफिक किसका संयुक्त कार्यक्रम है, दोनों का। दोनों को जोड़ देंगे ना, IUCN प्लस WWF इजिकल टू क्या आ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा। इसकी स्थापना 1976 में IUCN व WWF ने मिलकर इसकी स्थापना की। मुख्यालय उन दोनों का मुख्यालय कहाँ था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में था, लेकिन ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ पे है, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज कहाँ पे है, UK में है। इसका मुख्य कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानवरों, पादपों आदि के विभिन्न अंगों, उत्पादों जैसे हाथीदांत, खाल, सींग आदि की तस्करी पर निगरानी। तस्करी पर क्या है, निगरानी रखना, इसका क्या है, ट्रैफिक का काम है। इसके अगर हम बात करें संरक्षित क्षेत्र, कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र है। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की गई है। ये वहाँ पे सर्वे किया है, वहाँ चेक किया है, पुरानी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। तो आपसे ऐसे जीके टाइप का मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम पचमढ़ी है, उसमें 55 चट्टानों का आवास की पहचान की गई है। ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। संरक्षित क्षेत्र किसे कहेंगे, क्षेत्र जहाँ वन्य जीवन के आवासों को कोई व्यवधान नहीं होते, उसको हम क्या बोलेंगे, संरक्षित क्षेत्र बोलेंगे। मतलब वहाँ पे वो सेफ है। जैव विविधता का संरक्षण और रखरखाव निश्चित कानूनी तथ्यों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात वनस्पति जात और प्राणी जात व उनके आवासों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की रचना की गई। आपसे पूछेंगे संरक्षित क्षेत्र की रचना किसने की है, गवर्नमेंट ने की है। किसको सेव करने के लिए, वनस्पति को मतलब फ्लोरा को, फ्यूना को, उनके आवासों को। किसके माध्यम से, राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से, वन्य अभयारण्य के माध्यम से, जीवमंडल निश्चय के माध्यम से, रिजर्व जिसको बोलते हैं। तो बारी बारी से दोबारा से इनकी थोड़ी डिटेल आ रही है संरक्षित क्षेत्र के माध्यम से। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर ये मैंने 2-3 टाइप की डेफिनेशन लिखी है, आपको ठीक लगे वैसे याद कर सकते हो, लेकिन पेपर में कोई भी आ सकती है कि ये क्या है। वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, अर्थात क्षेत्र जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जंगली प्रकृति को संरक्षित करने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव के स्रोत के रूप में भी समर्पित है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, पर्यटक क्या है, आना जाना तो हो सकता है, अभयारण्य में नहीं होता। नवंबर 2023 की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो इंडिया में कितने राष्ट्रीय पार्क हो गए हैं, अभी 106 पे पहुँच गए हैं। लेकिन उनमें से एक, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रजिस्टर्ड की बात करें तो 105 है, लेकिन टोटल संख्या की बात करें तो 106 है। जिनमें से एक जो कहाँ पे, केरल में है, पश्चिमी घाट केरल में का राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है, अन्नामुदी 16 है। यह है 2003 में घोषित हो गया था। घोषित तो 2003 में हो गए, लेकिन अभी भी विचाराधीन है इसका नाम, डाटा की बात करें तो। लेकिन ये उद्यान यूनेस्को जो विश्व धरोहर समिति है उसके द्वारा, जो भारत में जो यूनेस्को धरोहर स्थल है, उसमें इसका नाम अभी भी क्या विचाराधीन है। इसलिए संख्या कितनी बोलते हैं, 105 बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क पूछे तो क्या बताना है, 106 बताना है। अगर आप रजिस्टर्ड की बात करें तो 105 है। कुछ मुख्य प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, इसमें 4-5 नाम लिखे हैं। एक ये जीके टाइप का क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन, जहाँ पे कौन सा प्लांट है, टीक या सागेन नाम का प्लांट है वहाँ पे।
तो फेमस जो नेशनल पार्क है उसमें मैं नाम यहाँ बता रहा हूँ कुछ। जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में है, वहाँ पे टाइगर को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। काजीरंगा कहाँ पे, असम में है, वहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, जिसमें किसको कंजर्व किया गया है, एशियाई शेर को। कान्हा कहाँ पे है, कान्हा नेशनल पार्क, सबके आगे नेशनल पार्क नाम जोड़ना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में है, किसको कंजर्व कर रहे हैं वहाँ पे, टाइगर को। ऐसे यहाँ पे राजस्थान में सरिस्का है और उसमें किसका कंजर्वेशन हो रहा है, टाइगर का हो रहा है। तो ये मुख्य एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। बायो का मतलब जीव से, जहाँ जीवन संभव है उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। जिसमें सजीव पाए जाते हैं, यह जीवित जीवों व निर्जीव कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के सभी जीवधारी प्लस अजैविक वातावरण। अजैविक वातावरण क्या आएगा, वायुमंडल आएगा, स्थलमंडल आएगा और जलमंडल आएगा। अर्थात प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को, मतलब किस किस की बात करें यहाँ पे, जीवन किस में है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों की बात कर रहे हैं। उनका बीच का जो एरिया है वहाँ पे जो जीव मिलते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, जैवमंडल बोलेंगे। स्थलमंडल मतलब ज़मीन पे हो गया, जलमंडल मतलब पानी में हो गया और वायुमंडल क्या हो गया, ऊपर हो गया। इन तीनों के बीच का जो एरिया है वही क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। मतलब तीनों में हम रह सकते हैं। इकोसिस्टम ये नाम, इसका अलग से लेसन आगे बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर परस्पर संबंधित होती हैं, निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र बोलते हैं, मतलब इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब वातावरण के साथ हम कैसे तालमेल बिठाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम नाम जानते हैं। तो ये इससे संबंधित टर्म्स थी। अगला नाम है बायोस्फीयर रिजर्व, नीचे बोलते हैं हिंदी में। यह एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। मतलब इसका काम, इसमें क्या होती है, शिक्षा ट्रेनिंग के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है, जिससे वातावरण में कैसे पारितंत्र के साथ सामंजस्य बिठाना है ये सीखते हैं। इसका टारगेट क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियां सहित जैव विविधता की रक्षा करना और संरक्षण करना, इसका ये काम है। बायोस्फीयर अलग आया था, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब संरक्षित कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर। तो इकट्ठा आपको ये पूछ सकते, जैसे संस्था की बात कर रहे थे, दोनों संस्था को जोड़ के तीसरी बनी थी। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य दोनों काम किस में होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं। इसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं हमें, सेंचुरी जिसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षेप से सुरक्षित होती हैं। कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं है, बाहर की कोई दखल अंदाजी नहीं है, वो क्या कहलाता है, सेंचुरी कहलाता है। पीछे हमने इतना ही पढ़ा था कि सेंचुरी राज्य सरकार के अंडर में, नेशनल पार्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ऐसा क्षेत्र जहाँ जंगली जीवों को संरक्षित किया जाता है, उन्हें रहने के लिए आरामदायक वातावरण दिया जाता है। जैसे हम जानवरों की बात करें, पक्षी कीड़ों की बात करें, जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ जानवर पक्षी अवैध शिकार या तस्करी के खतरे के बिना अपने मूल वातावरण में रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी का आवागमन नहीं होता। यहाँ थोड़ी बहुत लकड़ियों को काटना और कुछ वन्य उत्पादों को संग्रह करने का तो इजाज़त मिलती है, लेकिन यहाँ खतरे में पड़ी प्रजातियों को, जैसे हाथी की बात करें, घड़ियाल की बात करें, गैंडा की बात करें, सुरक्षित आवास मिलता है। सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी चिड़ियाघर से अलग है, ये याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि सेंचुरी में तो क्या होते हैं, पशु क्या होते हैं, फ्री घूमते हैं, और चिड़ियाघर में क्या है, पिंजरे में कैद रहते हैं। यही आगे लिखा है, क्योंकि चिड़ियाघर में तो पशु क्या रहते हैं, पिंजरे में कैद में रहते हैं, जबकि सेंचुरी में पशु क्या है, मुक्त विचरण करते हैं, प्राकृतिक आवास में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर्यटकों की अनुमति नहीं होती, याद रखना ये, किसमें, सेंचुरी में पर्यटकों की अनुमति नहीं होती। पर्यटकों की अनुमति किस में होती है, जू में होती है, चिड़ियाघर में। तो नेशनल पार्क में भी होती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इंडिया में 573, वो 106 थे, ये कितने हैं, 573 सेंचुरी हैं।
कुछ मुख्य के नाम यहाँ पे नीचे लिखे, जैसे राजस्थान में कौन सा है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। उड़ीसा में पक्षियों के ऊपर काम करता है चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य। हरियाणा में पक्षियों के ऊपर कौन सा है, सुल्तानपुर झील पक्षी अभ्यारण्य। इंडियन हाथी का कंजर्वेशन कहाँ हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, बांदीपुर जगह का नाम है। तमिलनाडु में इंडियन हाथी का कंजर्वेशन है, मधुमलाई ये सेंचुरी का नाम है। तो राजस्थान वाले की थोड़ी सी यहाँ पे बात लिखी है, भारत में केवल एक ऐसा, याद रखना ये केवल एक ऐसा, जिसमें साइबेरियन क्रेन, जिसको सारस के नाम से जानते हैं, पक्षी जो माइग्रेशन करता है, प्रवास करता है, दूर से आता है, 15,000 किलोमीटर दूर से चलता है। राजस्थान में इसे स्थानीय भाषा में कुरंजा भी कहते हैं। ये भी जीके का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको, साइबेरियन सारस को। माइग्रेशन की बात करें तो सीज़न के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह पशु चले जाते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग। ठंड वाले हैं वो गर्म में, गर्म वाले ठंडे में। हिसाब से पक्षियों या पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जब अनुपयुक्त स्थिति होती है तब, लेकिन जब क्या होती है, उपयुक्त स्थिति आती है, अनुकूल मौसम आता है, तो वो क्या होते हैं, वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रवासन। तो हिंदी में माइग्रेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं। मुख्यतः कौन करता है प्रवासन, पक्षी। ये इलेक्ट्रिक टर्न नाम का पक्षी है, ये साइबेरियन क्रेन नाम का पक्षी है। इसके अलावा कीट भी करते हैं, समुद्री स्तनधारी भी करते हैं, शाकाहारी स्तनधारी भी करते हैं। अब योजना, आपको याद हो तो जो हमने पहला इंडेक्स बनाया था, लास्ट टॉपिक आ गया ये योजना प्लानिंग। कौन कौन सी योजनाएं हैं, कंजर्वेशन हमने किया है, कंजर्वेशन के प्रकार किए हैं, संरक्षण क्षेत्र किए हैं, अलग अलग हमने पार्क की, अभ्यारण्य की बात की है। लेकिन अब इंडिया में कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है, कहाँ कहाँ कौन सी प्लानिंग चल रही है। इंडिया में जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट का नाम है बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं। यह परियोजना ये स्वर्गीय कैलाश सांगला ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था, उन्होंने प्रारंभ की। तो किसने प्रारंभ की, उत्तर आएगा कैलाश सांगला। कैलाश सांगला को टाइगर मैन के नाम से जानते हैं, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के किसको बोलेंगे, कैलाश सांगला को। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुबंधित संख्या इतनी थी, जो घटकर कितनी होगी, 1827, सिर्फ 1827, 55,000 से इतनी कम हो गई है। तब जाके क्या बना, ये प्रोजेक्ट बना, जिसका नाम क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर। विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक। अगर आपको 3-4 नाम दे रखे तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन परियोजना कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा, बाघ परियोजना। ये पहला क्वेश्चन। स्टार्ट कब हुआ, 1973 में। दूसरा क्वेश्चन, इस परियोजना को कितने बाघों परियोजना से स्टार्ट किया गया, 9। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ ना तब 9 रिजर्व थे, लेकिन 2024 तक कितने हो गए हैं, 55 हो गए, 55 हो गए। 1973 में स्टार्ट किया तब कितने थे, 9 थे, और अभी कितने हो गए 2024 में, 55। यह परियोजना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये भी पूछ सकते हैं कि जब ये स्टार्ट की थी, कब, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उत्तराखंड से स्टार्ट हुई है। तो इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरचना में बाघ मतलब टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाना नहीं है, इसका टारगेट क्या है, बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। नाम तो बाघ परियोजना है, लेकिन अकेला बाघ परियोजना इसको रिजर्व नहीं करता, और जो जंतु हैं उनके लिए भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है, आंसर क्या है, 29 जुलाई को बनाया जाता है। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों को एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों के रूप में प्रयोग के कारण क्या हो गई, या तो क्या हो गई, विलुप्त होने के कगार पर। आपसे पूछे कि विलुप्त होने के कगार पर क्यों पहुंच गई है, इनकी जो हड्डियां हैं, इनकी जो खाल है, उसका यूज़ करने के कारण बाघों को मार दिया गया। उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों पर सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, ये सब कारण क्या है, बाघों की घटती संख्या के कारण है, आपसे पूछे तो। इसके बाद में अगर बात करें हम इंडिया और नेपाल, ये जीके का अलग से क्वेश्चन है। दुनिया की 2/3 बाघों मतलब 66% अकेले कहाँ मिलते हैं बाघ, इंडिया और नेपाल में। अतः ये देश ही शिकार, चोरी, गैरकानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर है। यहाँ पे ये काम सबसे ज़्यादा होता है।
अगर हम कॉमर्स की बात करें, वैश्विक रूप की बात करें, तो संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में चित्ते को सुभेद श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एशियाई चित्ता जिसका अस्तित्व अब केवल ईरान में है, इसलिए गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। सितंबर में नामीबिया से 8 चित्तों का पुनर्वास के लिए लाया गया। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे। इन्हें मध्य प्रदेश के कुन्नो पालमुर राष्ट्रीय कहाँ लेके आए थे? कुन्नो पालमुर राष्ट्रीय कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किए गए। अगर हम बात करें जीके की बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11। आगे जीके में मैंने क्वेश्चन लिखा है। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिणी अफ्रीका से भी कितने चित्ते लेके आए थे? 12 चित्ते लेके आए थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इस डेट को कितने चित्ते आए? 12 चित्तों को लेके आए थे। राजस्थान में बाघ परियोजना के बारे में आगे टिप्पणी है। वर्तमान में राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं, ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिया में तो कितनी है? 55 है। राजस्थान में पूछे तो कितनी है? 5 बाघ परियोजनाएं हैं। 5वीं बाघ परियोजना कहाँ पे है? तो आंसर आपसे पूछे तो क्या बताना है? धौलपुर करौली में, जो 2023 में बनी थी, जो कि भारत की का कौन सी है? भारत की 55। भारत में तो 55 है और राजस्थान की बात करें तो 5 है। 6ठी बाघ परियोजना अभी यहाँ पे बनने जा रही है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। कुंभलगढ़ में यहाँ पे प्रस्तावित है, मतलब यहाँ पे डाटा तैयार हो चुका है। 6ठी जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? कुंभल। ये भी पूछ सकते हैं भविष्य में राजस्थान में जो 6ठी बाघ परियोजना है वो बनने जा रही है, प्रस्तावित हो चुकी है, कहाँ पे उतराएगा? कुंभलगढ़ में। 2023 से पहले राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं थी? क्योंकि ये 5वीं कब बनी है? 2023 में। और 2023 से पहले कितनी थी? 4 थी। वो 4 कौन कौन सी थी? रणथंभौर, सरिस्का, मुगदरा हिल्स और रामगढ़ विषाधारी। रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कब? 1973 में। सरिस्का अलवर में 1978 में। 2013 में कौन सी बनी है यहाँ पे? कोटा में, जो कि मुकंदरा हिल्स के नाम से। और बूंदी में रामगढ़ विषधारी के नाम से। 21-22 दोनों आएंगे इसमें। 5 जुलाई 2021 को तो ये बनी थी और ये घोषित कब हुई है? 16 मई 2022 को। ये बाघ परियोजना के बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाथी परियोजना, हाथियों के संरक्षण के लिए। कब हुई है स्टार्ट? 1992 में। यह परियोजना सिंहभूम जंतु उद्यान कहाँ? झारखंड में प्रारंभ हुई। कब स्टार्ट हुई? 1992 में। कहाँ है? झारखंड में स्टार्ट हुई। आमेर के कुंडा ग्राम, मतलब जो जयपुर में है, राजस्थान में है, केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर हाथी विलेज के नाम से ये विलेज बनाया था। हाथी विलेज किसको कहेंगे? कुंडा ग्राम को हाथी विलेज के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में है, जयपुर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों का इसमें योगदान है। हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए दक्षिणी एशिया में माइक नाम की ये योजना चल रही है। एम फॉर मॉनिटरिंग है, मतलब देख रेख करना। इलीगल मतलब जो अवैध, किलिंग मतलब मारना किसको? एलिफेंट को। अवैध रूप से हाथियों को मारने के ऊपर जो मॉनिटरिंग नियंत्रण किया जा रहा है, माइक नाम से योजना है। कहाँ चल रही है वो? दक्षिणी एशिया में योजना बनाई गई है। तो ये हाथी परियोजना। इसके बाद में लाल पांडा योजना, पीछे याद हो तो लाल पांडा योजना, यह परियोजना किसके अंडर में चलती है? WWF के सहयोग से चलती है। पीछे ये क्वेश्चन आया था। कब? 1996 में। पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क जो दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं। 1996 हो गया। किसके माध्यम से? WWF के माध्यम से। और कौन सा? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जगह में जंतु पार्क है, पद्मजा नायडू हिमालयन के नाम से, वहाँ चलता है। ओलिव रिडले टर्टल मतलब कछुआ, कछुए के ऊपर संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने साझे तौर पर 1999 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण देहरादून समुद्री कछुआ परियोजना की शुरुआत की थी। कहाँ? उड़ीसा में, तटीय क्षेत्रों से की। उड़ीसा में की थी, 1999 में की थी। ओलिव रिडले टर्टल परियोजना। यह परियोजना कछुए के प्रजनन क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम करती है। इस कछुओं का जो प्रजनन स्थल है उड़ीसा के कहाँ है? गहीर
माथा समुद्र तट ये जगह का नाम है, जो 3 किलोमीटर लंबा है और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो 2 नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभयारण्य में स्थित है। ये उस अभयारण्य का नाम है जहाँ ये स्थित है। इस अभयारण्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, वहाँ पे जो समुद्र किनारे जो दलदली क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं वो है। तो ये टर्टल था, कछुए के बारे में था। अगली है गैंडा परियोजना। एक सींग वाले गैंडे केवल इंडिया में मिलते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। क्या काम आते हैं? औषधि निर्माण में। इसलिए बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार होता है। अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। इनकी कम होती संख्या के कारण इनके संरक्षण के लिए कब 1987 में गैंडा परियोजना स्टार्ट हुई थी। इनके लिए असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलदपारा अभयारण्य गैंडों के मुख्य शरणास्थली मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद में डॉल्फिन कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। इसका संरक्षण गंगा नदी डॉल्फिन, जिसको सुसु के नाम से भी जानते हैं, 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये अलग से जी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। कहाँ? गंगा नदी में। यह इंडिया में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधिसूची फर्स्ट में शामिल है। ये अलग से पूछ सकते हैं। बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव में मध्य गंगा नदी क्षेत्रों में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो उस अभयारण्य का नाम क्या है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, मतलब दिखता नहीं है, लेकिन प्राश्रव्य वेव्स मतलब ध्वनि के कारण उत्सर्जन करके शिकार करती है, मतलब अपना खाना। यह केवल मीठे व ताज़ा जल में मिलती है। इसकी नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये अलग से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रत्येक साल कब बनाया जाता है? 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। गंगा डॉल्फिन दिवस के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, प्लानिंग योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब कुछ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं वो यहाँ पे इस पेज में लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। जीके के माध्यम से बात करें तो लगभग इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक से इसको पढ़ना है। राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पुष्प, चारों चीज़ लिख रखी है इसमें। पशु की बात करें, वृक्ष की बात करें, पक्षी की बात करें, पुष्प की बात करें। तो पशु की बात करें तो देखो यहाँ बाकी सब में तो एक ही नाम है, लेकिन पशु में 2 नाम है। 2 श्रेणियों में बांटा गया, वन्य श्रेणी के आधार पर और पालतू श्रेणी के आधार पर। वन्य श्रेणी के आधार पर बात करें तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? चिंकारा। गजेला इसका साइंटिफिक नेम है, चिंकारा इसका नाम है हिंदी में। वन्य श्रेणी के आधार पर इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया। कब? 1981 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। 1981 में चिंकारा को वन्य श्रेणी के रूप में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और पालतू पशु की बात करें तब आंसर क्या आएगा? ऊंट, कैमल आएगा। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। ये 1 कुबड़ वाला है, बैक्टीरियंस होता है, 2 कुबड़ वाला ऊँट भी होता है। लेकिन हमारे राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में कौन सा ऊँट मिलता है? 1 कुबड़ वाला मिलता है। ये 2 कुबड़ वाला नहीं है, ये 1 कुबड़ वाला है। इसका नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। 1 कुबड़ वाला ऊँट कहाँ है? राजस्थान में है। कब इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया? 2014 में। उसके बाद में अगर वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी आंसर आएगा। प्रोसेपिस सिनेरिया इसका बॉटनिकल नेम है। इसके दूसरा नाम क्या है? राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। किसको? खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। कब किया गया ये? 1991 में। कौन सा ऑपरेशन? खेजड़ा नाम से वृक्ष बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में स्टार्ट हुआ था। गोडावण क्या है? राज्य पक्षी। क्रायोटिस नाइग्रोसेप्स इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। उपयुक्त घास कौन सा एक खुश्क होके खाता है? सेवण घास है ये, जो हमारे पश्चिम राजस्थान में मिलता है।
1981 में इसको क्या किया गया, राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। 1981 में सेम है, कौन सा, चिंकारा भी 1981 में, ये भी 1981 में। गोडाउन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 2014 में। और 2014 में एक चीज़ क्या आई है, ऊँट की आई है। 2014 के ऊपर 2 क्वेश्चन है, 1981 के ऊपर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 1991 है। स्थान की बात करें कि पक्षी कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलते हैं। इसके अलावा ये सोरसन 12 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सोखलिया जो जगह है वहाँ पे मिलता है। लास्ट राज्य पुष्प की बात करें, रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा, जिसका कि यहाँ पे बॉटनिकल नेम है, कब घोषित किया गया इसको, 31 अक्टूबर 1983। इसका दूसरा नाम, उपनाम, रेगिस्तान का सागवान इसको बोलते हैं, राजस्थान की मरुशोभा भी इसको बोलते हैं, मारवाड़ की टीक भी इसको बोलते हैं। स्थान कहाँ मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन है, ये रोहिड़ा राज्य पुष्प। तो ये तो था इंडिया के राजस्थान के संदर्भ में। अब हम इंडिया के संदर्भ में कुछ बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो राजस्थान की बात करें, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण अधिनियम कब बना, 1951 में। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना, 14 सितंबर 2010 को। ईच लाइन में यहाँ पे, ईच सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बनेगा। 3 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। 5 जून 1992 को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जैव विविधता संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। राजस्थान को 10 कृषि, राजस्थान में क्या है, 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु, अक्टूबर 2003 में लागू हुआ। जैव विविधता कार्य योजना कब स्टार्ट हुई, 2008 में। जैव विविधता अधिनियम कब स्टार्ट हुआ, 2002 में। मानव पर्यावरण और विकास सम्मेलन स्टॉकहोम, ये जगह का नाम है, कब स्टार्ट हुआ, 1972 में। जैव विविधता नियम कब स्टार्ट हुआ, 2004 में। ये तो है इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर राज्य सरकार द्वारा बात करें, जैव विविधता नियम कब स्टार्ट हुआ, 2 मार्च 2010 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जीके टाइप में। लास्ट स्लाइड हमारी, इंडिया विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। दोनों का बात हो रही है, अलग अलग जगह तो मिल सकते हैं लेकिन दोनों चीज़ें इंडिया में मिलती हैं। इंडिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको किस नाम से जानते हैं, मोर। और राष्ट्रीय पशु किसको बोलते हैं, बाघ, मतलब टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर पक्षी है। और ये क्या है, पशु है। पहले हमने बात की थी, राज्य की बात की थी, ये कौन से है, राष्ट्रीय। मोर एक अद्भुत सौंदर्य के कारण क्या है, इंडिया ने कब इसको घोषित किया, 26 जनवरी 1963, याद रखना है, 1963 को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। ये इसका क्या है, फैमिली, इसके कुल का, मोर के कुल का नाम है फेशियानिडाई, फैमिली का सदस्य है। वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। इसे अंग्रेजी में ब्लू पी फाउल या पिकॉक के नाम से जानते हैं। इंडिया में राष्ट्रीय पशु बाघ वैज्ञानिक का नाम बताओ तो आपको बताना है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ को राष्ट्रीय पशु अप्रैल 2073 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु की बात करें, इंडिया मतलब एशियाई शेर की बात करें तो प्राकृतिक वास कहाँ पे, गुजरात के गिर जंगलों में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे अगर हम बात करें, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवनों में व हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये इसके लोकेशन है, एमपी, झारखंड, बंगाल और हिमालय, ये 4 क्षेत्र हैं। बिल्ली जाति का सदस्य एक और है, तेंदुआ, यह भी शिकारी जानवरों में मुख्य है। विरासत पशु किसको बोलते हैं, जो हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसका नाम क्या है, हाथी। सीधा क्वेश्चन पूछेगा जीके में, विरासत पशु के नाम से किसको जाना जाता है, हाथी को जाना जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव, ये थोड़ी देर पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया यहाँ पे। गंगा डॉल्फिन, सुसु के नाम से भी जानते हैं, सुनसु। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1 सितंबर 1973। और इंडिया की बात करें तो 9 सितंबर 1972। ये पीछे भी लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए लिखा है। इंडिया की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में। राजस्थान में कब है, 1973 में। पक्षी वाले की बात करें, पक्षी तो कब है, 1951 में। सीधा 1951 भी आता है पेपर में, 23 अप्रैल आए, तो ये याद रखना है आपको। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आ जाता है। इसके बाद में लास्ट, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं,
केवलादेव, रणथंबोर, मुकंदरा हिल्स। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान इंडिया में कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11 हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं, उनकी नेचर है। लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे बर्फीली जो ऊंचाइयों पर याक रहते हैं लद्दाख में, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन है, बहुत ज़्यादा वेट है। तिब्बती बारहसिंगा भारल, जिसको नीली भेड़ के नाम से जानते हैं, जंगली भेड़, लाल पांडा, कियांग, तिब्बती जंगली गधा भी यहाँ पे मिलते हैं। ये लद्दाख की बात हो रही है। नदियाँ, झीलों व समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है, ये याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल जो है मगरमच्छ वाली जाति का है, जो विश्व में केवल इंडिया में, पहले हमने बात की थी इंडिया में शेर और बाघ दोनों मिलते हैं, और जो घड़ियाल है वो भी सिर्फ कहाँ मिलता है? इंडिया मिलता है। ऐसे ही जैसे हमारी ये लास्ट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे अभी, रामसर साइट। इससे पहले जैसे हमने अभयारण्य पार्क की बात की थी, ऐसे ये साइट है जहाँ पे भी कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पे गिल्ली भूमि होती है। 1971 में रामसर साइट बनी थी। रामसर कहाँ पे? ईरान में है, जो कि जैव विविधता के संरक्षण व परितंत्र प्रदान करने, प्राकृतिक बफर के रूप में बदलते मौसम का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कुल कितने रामसर साइट हैं? तो उत्तर आएगा 85। इंडिया की बात करें तो कितने रामसर साइट है? 85 साइट हैं। और राजस्थान की बात करें तो कितने हैं? मात्र 2 हैं। और कहाँ पे है? केवलादेव और सांबर झील। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, सारी स्लाइड यहाँ पे। तो ये हमारी क्लास थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। थोड़ी लेंथी तो हो गई है, लेकिन आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझने में इसमें कहीं दिक्कत हो तो मुझसे कभी संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।